हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन दैनिक जीवन में रसायन। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार, इसके बाद में हमने अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने क्रिस्टलन जल से। क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो लवणों के उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। जितने भी लवण होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और जितने भी लवण होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? क्रिस्टल की अवस्था में। ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है नमक है, फिटकरी है, ये सब किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी होता है। तो जितने भी क्रिस्टल होते हैं इनमें कौन सा जल होता है? क्रिस्टलन जल होता है। आपने देखा होगा कि नमक को आप खुला छोड़ दो हवा में, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो उसमें नमी आ जाती है। इसी तरह से फिटकरी है, फिटकरी को खुला छोड़ दो तो उसमें भी क्या आ जाती है? नमी आ जाती है। इनमें नमी आने का क्या कारण है? क्योंकि उनमें कौन सा जल उपस्थित होता है? क्रिस्टलन जल होता है। तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने में, जब भी हम लवण का इकाई सूत्र लिखते हैं तो जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या है उसको साथ में जुड़ी हुई होती है। तो जो जल के अणुओं की संख्या को हम जोड़कर लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये 10H2O क्या है? क्रिस्टलन जल है, यानी जल के अणुओं की मात्रा। इसी तरह से CaSO4 जिप्सम, इसमें क्या है? 2H2O। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें कितना है? 24H2O। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में फिटकरी का सूत्र पूछ लेते हैं तो आपको ये सूत्र अच्छी तरह याद करना है। और क्रिस्टलन जल क्या है कि जब भी इसका इकाई सूत्र लिखते हैं तो जो जल के अणुओं की मात्रा होती है वो इनके सूत्र के साथ में लिखी जाती है। क्योंकि लवणों में कौन सा जल होता है? क्रिस्टलन जल होता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इनमें नमी आ जाती है हवा में रखने पर। तो ये जो नमी आती है वो किसके कारण आती है? क्रिस्टलन जल के कारण ही आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको अम्ल, क्षार के बारे में, जो उसके कॉमन कैरेक्टर थे वो तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएँ दी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्नियस सहकल्पना 1887 में। ऑर्नियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1887 में अम्ल और क्षार को किस प्रकार परिभाषित किया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अपघटित का मतलब अपने आयनों में टूट जाना, तो जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन, या जिसको H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+Cl माइनस, H2SO4 2H+SO4 माइनस, HNO3 H+NO3 माइनस। तो उनके अनुसार जो भी जल में अपघटित होकर के, जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन दे रहे हैं? H+ आयन या हाइड्रोजन आयन, वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब क्षार के लिए उन्होंने कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH-, हाइड्रोक्सिल आयन को क्या लिखा जाता है? OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH-, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+OH-, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+OH-। तो ये सारे कौन सा आयन दे रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। इसीलिए ऑर्नियस ने क्या कहा कि जो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं अपघटित होकर, अपघटित का मतलब मैंने आपको बता दिया, आयन में टूट जाना। ये दोनों अलग अलग आयन में टूट गए, ये भी अपने अपने आयन में टूट गए, ये सब क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लेकिन ये सहकल्पना नहीं चली सही तरह से, क्योंकि सभी अम्लीय जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं और सभी क्षार OH- या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं। अभी आपको अपघटित होना बताया, तो इसी के साथ में बता रही हूँ कि कुछ अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं,
जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इन सब के नाम याद रखने हैं। और कुछ अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे CH3COH, एसिटिक एसिड। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के आपको नाम याद रखने, इनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उदाहरण देकर बताइए। प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल दुर्बल क्षार क्या होते हैं। अब वही डेफिनेशन क्षार के लिए कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएं वो तो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार, जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, MgOH का होल साइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन से उदाहरण हैं दुर्बल क्षार के। तो इस तरह से ये ऑर्नियस की सहकल्पना थी। अब है ब्रोस्टेड लोरी सहकल्पना। नेक्स्ट जो सहकल्पना है वो ब्रोस्टेड लोरी की है। तो ब्रोस्टेड लोरी, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी तक तो सब आपने इजी पढ़ा है, अब इसको समझने के लिए बहुत दिमाग से कि इसके अनुसार अम्ल प्रोटोन दाता है। प्रोटोन क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोन होते हैं। तो इसके अनुसार अम्ल प्रोटोन दाता है और क्षार प्रोटोन ग्राही हैं। यानी जो प्रोटोन को देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटोन को यानी H हाइड्रोजन जो आयन है उसको ग्रहण करते हैं प्रोटोन को, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उन्होंने सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार की अवधारणा दी। अब ये सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार क्या होते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल HA लिया है, ये क्या है? अम्ल है, इसमें कौन सा है? प्रोटोन है। ये क्या है? B क्षार है। जब इनकी रिएक्शन कराई तो ये A- और Hb+। अब अम्ल में से प्रोटोन निकल गया, जब इसमें से H प्रोटोन निकल गया तो ये अम्ल रहा क्या? नहीं रहा। तो ये अम्ल किस में चेंज हो गया? क्षार में। तो इसको अब हम क्या कह रहे हैं? सहयुग्मी क्षार। यानी प्रोटोन के निकल जाने के बाद में अम्ल जब क्षार में परिवर्तित हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है? सहयुग्मी क्षार। अब ये Hb+, B क्या था? क्षार था। तो क्षार में जब H प्रोटोन आकर के मिल गया, अब ये क्षार न होकर के क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। तो जो क्षार अम्ल में परिवर्तित हुआ है वो क्या कहलाएगा? सहयुग्मी अम्ल। तो ये सहयुग्मी क्षार है और ये सहयुग्मी अम्ल। जब प्रोटोन निकल जाए तो अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है? क्षार में, और वो क्या कहलाता है? सहयुग्मी क्षार। और जब क्षार में प्रोटोन आकर जुड़ जाता है तो जो क्षार होता है वो किस में चेंज हो जाता है? अम्ल में, और वो कहलाता है सहयुग्मी अम्ल। इस तरह से इनके जोड़े युग्म बनते हैं। जैसे HA और AA का ये क्या कहलाया? अम्ल सहयुग्मी क्षार युग्म। यानी अम्ल किस में चेंज हुआ है? क्षार में। तो पहले हम लिखेंगे अम्ल सहयुग्मी क्षार युग्म। इसी तरह से दूसरा पेयर बन रहा है B और HB का। अब ये क्या था? क्षार। क्षार किस में चेंज हुआ है? अम्ल में। तो ये कहलाएगा क्षार सहयुग्मी अम्ल युग्म। इस तरह से ये युग्म बनते हैं और आपको यही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। ये तो हमने वैसे एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल ले लो जैसे H2O। H2O क्या है? अम्ल। NH3 क्षार। ये अपना एक प्रोटोन किसको दे देगा? क्षार को, NH3 को। तो ये चेंज हो जाएगा NH4 में। तो ये पहले क्षार था वो किस में चेंज हो गया? एक प्रोटोन इसमें बढ़ गया तो ये किस में परिवर्तित हो गया? अम्ल में। तो ये क्या लाएगा? सहयुग्मी अम्ल। अब इसमें से एक प्रोटोन निकल गया है OH-, तो ये अम्ल किस में चेंज हो जाएगा? सहयुग्मी क्षार में। अब इनके पेयर बन गए, किस किस का बनेगा? NH3 और NH4 का। तो NH3 पहले क्या था? क्षार था। एक प्रोटोन और आकर मिल गया तो काय में बदल गया? अम्ल में। तो ये हो गया क्षार सहयुग्मी अम्ल युग्म। इसी तरह से दूसरा पेयर बना है H2 और OH का। पहले H2O को क्या कहा था? अम्ल। लेकिन इसमें से एक अम्ल निकल गया तो अम्ल काय में चेंज हो गया? क्षार में। तो अम्ल सहयुग्मी क्षार युग्म। इस तरह से ब्रोस्टेड लोरी की सहकल्पना थी कि प्रोटोन देने वाला अम्ल और प्रोटोन को लेने वाला क्या कहलाता है? क्षार। तो इसमें जो हमने ये एग्जाम्पल दिया है इसमें एक प्रोटोन के घटने और बढ़ने, इसमें कम था NH3 क्षार में तो इसमें बढ़ गया, और इसमें ज़्यादा था एक प्रोटोन तो वो घट गया। इस तरह से ये ब्रोस्टेड लोरी सहकल्पना थी। आपको अपनी होमवर्क कॉपी में
ऑर्नियस की सहकल्पना और ब्रोस्टेड लॉरी की सहकल्पना को उदाहरण के साथ में समझाना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।